शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। मैं संजीत पांडे, प्रवक्ता डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर के वीडियो पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह भाग 1 के गद्य खंड में संकलित छठा अध्याय जो स्पीति में बारिश कृष्णनाथ की रचना है उसका द्वितीय व्याख्यान देखेंगे, अर्थात लेक्चर सेकेंड आज हम देखेंगे। बच्चों, गए दिनों में हमने देखा था कि स्पीति का जनजीवन कैसा है, वहाँ आने वाली कठिनाइयाँ क्या क्या, होने वाली लोगों को कठिनाइयाँ क्या क्या हैं, किन समस्याओं से जूझकर लोग वहाँ जीवन यापन कर रहे हैं, वहाँ प्रति वर्ग मील पर लोगों की संख्या क्या है, अर्थात पूरे स्पीति के लोगों की लगभग संख्या क्या है, स्पीति कैसे कैसे बटा, भौगोलिक क्षेत्रों से क्यों दूर रहा, क्यों वंचित रहा आदि आदि, और वहाँ संचार के तो कुछ साधन उपलब्ध हैं बट आवागमन रास्ते जो हैं वो आज भी बहुत व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पाए हैं, वहाँ का मार्ग बड़ा दुर्गम है वगैरह वगैरह की बातें। लेकिन प्रकृति ने वहाँ जो सुंदरता प्रदान की हुई है, जो उसको खूबसूरती प्रदान की हुई है, वो अद्भुत है, अपने आप में नायाब है, बहुत ही अद्भुत दिखाई देने वाली वहाँ पे चीज़ें हैं। इसलिए लेखक भारत के समस्त युवाओं को, भारत के हर एक कपल को, भारत के हर एक जोड़े को, पति पत्नी को, प्रेमी प्रेमिका को, हर एक वर्ग के लोगों को जो प्राकृतिक सौंदर्य को देखना चाहते हैं, जो प्राकृतिक सौंदर्य को महसूस करना चाहते हैं, जो इनको प्राकृतिक सौंदर्य अपनी तरफ आकर्षित करता है, जो उससे वशीभूत होना चाहते हैं, ऐसे लोगों को अपनी तरफ आने का निमंत्रण देता है। अगला देखते हैं, आज का है कि 1873 ईस्वी में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ जिसके तहत लाहौर और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। कहता है कि 1873 में इसे एक दर्जा, एक स्थान प्राप्त हो गया और लाहौस को स्पीति का एक विशेष दर्जा दिया गया। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ नहीं लागू होते थे। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नोनों को दिए गए, जिसमें मालगुजारी इकट्ठा करना और छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना भी शामिल था। नोनों वहाँ का स्थानीय शासन था। जैसे हमारे यहाँ कचहरियाँ होती हैं, कोर्ट होते हैं, पुलिस प्रशासन होता है, वैसे वहाँ इस समस्त चीज़ों की व्यवस्था देखने के लिए नोनों एक वर्ग होता था जो वहाँ का राजा होता था और उसके अधीन ये सारे अपने फैसले सुनाए जाते थे। उसके ऊपर मामले व कमिश्नर के पास भेजा जाता था। जो मामला पेचीदा होता था या जिसको न्याय नहीं मिल पाता था और उनको लगता था ये गलत हुआ है, तो वो नोनों से ऊपर जो कमिश्नर का पद होता था वो उनके पास तक जाता था और अपनी बातें उनके समक्ष रख कर करके और जो उसे उचित लगता था वो बात वो करता था। इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। फिर उसके ऊपर के मामले कमिश्नर के पास भेज देता था। उन दिनों लाहौर स्पीति का वृत्तांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। स्वराज के बाद अर्थात जब आज़ादी हुई तो 1960 में लाहौर स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया जिसका केंद्र केलंग में है। कहता है कि जब अपना देश स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ, तो 1960 में लाहौर को पंजाब का एक ज़िला बना दिया गया और जिसका केंद्र केलंग में है। 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहौर स्पीति उसके उत्तरी छोर का जिला हो गया। यह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है। और जब 1966 में हिमाचल प्रदेश को एक नए राज्य के रूप में जब भारत सरकार ने विकसित किया, उस दौरान जो इसकी स्थिति थी वह जो लाहौर स्पीति है वह हिमाचल के उत्तरी छोर का जिला हो गया और ये उस देश का यहाँ सबसे दुर्गम, उस जगह का जो नाम था वो सबसे दुर्गम प्रतीत हुआ। दुर्गम ही बहुत कठिन होता है। स्पीति 21 और 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच में स्थित है। ये भौगोलिक मानदंड है, अपने भौगोलिक मापन के तौर तरीके हैं। जब गोलार्ध में या नक्शे में आप देखेंगे तो ये आपको ऐसा देखने को मिलेगा।
यह चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कैदी है। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई 8,000 फीट है। इसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं, बीच में वो छोटा सा स्थान पाया जाता है, लेकिन वो पहाड़ इस भांति प्रतीत होते हैं जैसे उसकी चार दीवारी हो, चारों तरफ बाउंड्री उसकी लगी हो, और उनकी ऊंचाई लगभग 18,000 फीट है। यह पहाड़ उसे पूरब में तिब्बत, पश्चिम में लाओस, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। इनकी मुख्य घाटी इसी नाम की स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति पश्चिम हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूरब में तिब्बत में बहती है। जो स्पीति नदी की घाटी है वह पश्चिम हिमालय से लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूरब तिब्बत में बहती है। वहाँ से स्पीति में आती है। स्पीति से बहकर पुराने रामपुर बुशहर राज्य में, अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज में मिलती है। ये उनको अपने स्पीति की जो नदियाँ हैं और उसके जो बहाव का क्षेत्र है और कहाँ कहाँ से होकर के किन स्थानों पे वो जाती है, आप वहाँ के भौगोलिक क्षेत्रों से लेखक आपको परिचित कराता है। मेरी इस स्पीति से प्रीति है। स्पीति में मैं सिर्फ इस नदी को पहचानता हूँ, सुनता हूँ कि कोई पारा नदी भी है, फिर घाटी है। स्पीति के अलावा पीन की घाटी प्रसिद्ध है। मान भाई से इसका किस्सा सुना था, अत्यंत बीहड़ और वीरान। कहते हैं, लेखक कहता है कि मैं मान भाई से, एक व्यक्ति, एक शुभचिंतक उनके हुआ करते थे, उनसे उन्होंने स्पीति का किस्सा सुना था कि जो अत्यंत बीहड़ और वीरान होता है, अर्थात एकदम एकांत, बहुत डरावना सुनसान एरिया होता है। इनमें शायद स्पीति की घाटी आबाद है। जैसी वो आबाद है वह आप देख ही रहे हैं। प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग बसते हैं। अचरज यह नहीं कि इतने कम लोग क्यों हैं। कहता है कि आश्चर्य की बात यह नहीं है कि इतने कम लोग वहाँ क्यों हैं। आश्चर्य तो यह है, कहता है अचरज तो यह है कि इतने लोग भी कैसे बसे हुए हैं। कहता आश्चर्य तो तब होता है जब मुझे पता चलता है कि इतने लोग भी स्पीति में हैं जहाँ आवागमन का माध्यम शुद्ध नहीं है, शिक्षा दीक्षा शुद्ध नहीं है, जहाँ व्यवस्था अच्छी नहीं है, जहाँ वो स्वास्थ्य की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, सुविधा अच्छी नहीं है, जहाँ हमारे यात्रा की, हमारे विभिन्न जो सामाजिक मुद्दे, हमारे गतिविधियां हैं जिसमें हमको रह करके जीवन यापन करना होता है, उस समस्त चीज़ों में यहाँ बाधाएं हैं। और इतना बाधा सहने के बावजूद ये लोग यहाँ क्यों रहते हैं। मैंने जब भी स्पीति की विपत्ति बताई है तो लोगों ने यही पूछा है कि आखिर तब लोग वहाँ रहते क्यों हैं। अर्थात मैं जिससे स्पीति का वर्णन करता हूँ और जिससे स्पीति के विषय में बताता हूँ तो लोग कहते हैं कि आखिर ऐसे परिस्थिति में वहाँ लोग किस तरह रहते होंगे और क्यों रहते हैं। क्या उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है? क्या वो अपने बड़े शहर, भारतवर्ष के बड़े बड़े राज्यों के जो महानगर हैं उनमें जाकर के क्या वो जीवन यापन नहीं कर सकते हैं? दिल्ली जा सकते हैं, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, हर जगह जा कर के वो भी अपनी रोजी रोजगार कर करके बस सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। क्यों? कहता है 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए हैं। कहता है कि 8-9 महीने का जो समयांतराल होता है वो कहाँ क्या हो रहा होता है उनको इसका आभास ही नहीं होता है। वो अपने घरों में डूब के रहते हैं, अपने घर से बाहर तक नहीं निकल पाते। सपोज आप एक अनुमान लगा सकते हैं, पल भर के लिए आप कल्पना करिए कि आपको 2 दिन के लिए घर में बंद कर दिया जाता है या एक सिर्फ परिवार में, तो आपको उबन सी होने लगती है, घुटन सी महसूस होने लगती है, आप बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और ये 9 महीने का जीवन काल जो होता है अपने परिवार, अपने घर में, एक छोटे से घर में रह कर के जीवन यापन करना होता है, कितना बड़ा चैलेंज होगा वहाँ के लोगों के लिए। ठंड में ठिठुर रहे हैं, सिर्फ एक फसल उगाते हैं, लकड़ी भी नहीं है कि घर गर्म रख सके, वृत्ति नहीं है, फिर क्यों रहते हैं? क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं? कहता है कि वहाँ इनको बार बार असुविधा ही महसूस होती है। वृत्ति अर्थात घर का व्यास बहुत ज़्यादा नहीं है, लकड़ियाँ आदि नहीं हैं, और भी तमाम तरह की इनको दिक्कतें जब आती हैं तो फिर ऐसा कौन सा कारण है कि इनको वहाँ रहना पड़ता है? अपनी जन्मभूमि के ममत्व के कारण या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और जा नहीं सकते। कहता है या अपनी जन्मभूमि होने के कारण वो वहाँ से दूर कहीं हो नहीं सकते,
वो वहाँ से कहीं जा नहीं सकते, अपनी मातृभूमि से लगाव के कारण रहते हैं या फिर उनके कोई और कारण है वहाँ रहने का, मैं नहीं जानता। मैं तो इतना ही देखता हूँ कि यहाँ रह रहे हैं इसलिए रह रहे हैं और कोई तर्क नहीं है। कहता है क्योंकि इनका यहाँ जन्म हुआ है, ये इनकी मातृभूमि है और यहाँ रह रहे हैं इसलिए रह रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैं उनसे कोई प्रश्न नहीं करता और कुछ भी मैं नहीं जानता। तर्क से हम किसी चीज़ को भले सिद्ध कर दें, स्पीति में रहने को नहीं सिद्ध कर सकते। कहता है कि वाद विवाद जो होता है, जो तर्क होते हैं, अपने बात कहने के तौर तरीके होते हैं, उदाहरण दे करके हम जो नहीं होने को होता है वह भी सिद्ध कर देते हैं अपनी बातों से। हम ऐसे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करके, कोर्ट में आपने देखा है कि एक पक्ष गुनाहगार होता है, एक पक्ष नहीं गुनाहगार होता है, लेकिन जो वकील साहब होते हैं वे अपने दलीलें दे करके, अपने तर्क दे करके और जो नहीं हुआ रहता है उसको भी वो हाँ में परिवर्तित कर देते हैं और गुनाह बरी हो जाता है, बेगुनाह वो वहाँ सज़ा काट रहा होता है। ऐसी ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। और कोई तर्क नहीं, तर्क से हम किसी चीज़ को भले सिद्ध कर दें, स्थिति में रहने को नहीं सिद्ध कर सकते। लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों? ज़्यादा करके संसार और निर्माण अतर्क है, तर्क से परे है। कहता है जाते करके जो संसार की रचना और कुछ चीज़ें ऐसी है वो तर्क से परे होकर के ही चलती है। स्पीत नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीत के पहाड़ों का भी है। कैसा है? स्पीत नदी के साथ साथ थोड़ा सा परिचय, थोड़ी सी जानकारी मैं वहाँ के पहाड़ों के विषय में भी रखता हूँ। स्पीत के पहाड़ लाहौस से ज़्यादा ऊंचे, नंगे और भव्य हैं। कहता है स्पीत के पहाड़ जो हैं वे लाहौस से ज़्यादा ऊंची चोटी पर है, अर्थात उनकी जो चोटी है, सिरा है, वो उनसे ज़्यादा ऊंची है और एकदम नंगे। नंगे से तात्पर्य वृक्ष आदि का न होना वहाँ पे। कहता है एकदम नंगे और भव्य हैं। इनके सिरों पर स्पीत के नर नारियों का अंतर्नाद जमा हुआ है। कहता है कि इसके ऊंची चोटियां जो है वहाँ स्पीत के जो नर नारी हैं उनकी आवाज़ जमी हुई है। शिव का अट्टहास नहीं है, हिम का अंतर्नाद है, ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है। कहता है कि शिव का अट्टहास अर्थात उनके अपने विभिन्न तरह के उल्लास नहीं हैं वहाँ पे है, तो क्या है वहाँ पे? ऐसी कहता है हिम का अंतर्नाद है। कहता है हिम मीन्स बर्फ होता है, तो कहता है बर्फ का अंतर्नाद है, ठिठुरन है, कंपन है, गलन है, व्यवस्था है, अर्थात वहाँ सब कुछ संकुचित पड़ा हुआ है, सब कुछ स्थिर पड़ा हुआ है, कोई उमंग नहीं है, कोई उत्साह नहीं है। इस व्यवस्था की कड़ा इन पहाड़ों की ऊंचाई और आंकड़ों में नहीं कही जा सकती। फिर भी जो सुंदरता को इस इंच में मापने के अभ्यासी अभी भला पहाड़ को कैसे बख्श सकते हैं। लेकिन कहता है कुछ ऐसे व्यक्ति विशेष होते हैं जो प्राकृतिक सौंदर्य को वशीभूत होते हैं, एक एक चीज़ों को बड़े ही मनोहारी रूप में वर्णन करते हैं। जैसे आपने सुमित्रानंदन पंत को देखा होगा, आपने सलीम अली साहब को देखा होगा, बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानिक थे, देखा नहीं सुना होगा, पढ़ा होगा, अवश्य ही आप इनसे परिचित होंगे। तो ये प्रकृति के बहुत करीब से, पंत जी प्रकृति के चितेरे कवि कहे जाते हैं और कहते हैं कि जब मेरा जन्म हुआ था तो ऐसा सुनने में आता है कि जन्म के ही कुछ घंटों के अंतराल इनकी माता का डेथ हो गया और ये अपने आप को अपने ग्रंथों में लिखते हैं कि जब मेरी आंखें खुली तब वहाँ वृक्ष, नदियाँ, पेड़ पौधे, घास फूस ये दिखाई दिए और मैंने माता के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, सखा के रूप में, हर एक रूपों में प्रकृति को ही पाया है। इसलिए इनको प्रकृति का चितेरे कवि कहा जाता है। तो जो इंच इंच में प्रकृति को मापने की अद्भुत कला जानता है, भला वो पहाड़ को कैसे बख्श सकता है, कैसे छोड़ सकता है। वे यह जान ले कि स्पीत मध्य हिमालय की घाटी है। कहते हैं स्पीत का जो स्थान है वह हिमालय के बीचों बीच है, जिसे वे हिमालय जानते हैं। स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम और छोले भटूरे का कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर वह सब हिमालय नहीं है। कहता है कि ये जो उक्त स्थान है और जो लोग भ्रमण और अपने देखने के लिए जाते हैं ये इनसे कहीं भिन्न है। हिमालय का तलुआ है, नीचे का हिस्सा है, शिवलिंग पीर पंचाल या ऐसा ही कुछ उनका नाम, यह तलहटी है। रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय है, इसमें भी लाहौस स्पीति की घाटियां हैं। इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी जाती है
श्री कन्निंघम के अनुसार लाहौस की समुद्र की सतह से ऊंचाई 10,535 फीट है। जब कोई ऊंचाई जैसे ट्रेन की पटरियां चलती हैं या भूमि का समतल नापना होता है, तब उसके चीज़ों की जो पैमाने होते हैं वे समुद्र तल से अर्थात उसके सतह से नाप करके ही उसको रिकॉर्ड के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। तो ऐसा देखा जाता है कि समुद्र तल से जो कन्निंघम एक भौगोलिक व्यक्ता हैं और इन्होंने शिक्षाविद हैं, और इन्होंने जब उसके पैमाने को नापने का कार्य किया था तो 10,535 फीट है। स्पीत की 12,986 फीट है, यानी लगभग 13,000 फीट तो औसत ऊंचाई है। मध्य हिमालय की जो श्रेणियाँ स्पीत को घेरे हुए हैं उनमें से जो उत्तर में है उसे बाराचाल श्रेणी का विस्तार समझें। बाराचाल दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से लगा करके 16,500 फीट लगाया गया है। इस पर्वत श्रेणी में दो चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से अधिक है। दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने श्रेणी कहलाती है। इसका क्या अर्थ है? कहीं यह बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं? कहता है कि दक्षिण में जो एक पर्वत की चोटी पाई जाती है वे माने श्रेणियों के नाम से जानी जाती है, और इसके पीछे ऐसा कारण हो सकता है कि कहीं वो बौद्धों की चोटियों के नाम पर तो नहीं। ओ मणि पद में हूँ, इसका बीज मंत्र है, इसका बड़ा महत्व है। कहते हैं कि वहाँ उनकी भाषा में ओ मणि पद में, जैसे हमारे यहाँ गायत्री मंत्र होता है वैसे उनकी भाषा में ये एक मंत्रों का उच्चारण है, और इसका उच्चारण वो लोग करते हैं। इसे संक्षेप में माने कहते हैं। कहीं इस श्रेणी का नाम इस माने के नाम पर तो नहीं? अगर नहीं है तो करने जैसा। यहाँ इन पहाड़ियों के माने का इतना जाप हुआ है कि यह नाम उन पहाड़ियों को दे डालना ही सहज है। कहता है कि यहाँ जो बुद्ध के अनुयायी रहे हैं, जो बुद्ध के भक्त रहे हैं, उन लोगों ने इसका इतना जाप किया है कि अगर कहीं ये वही तो नहीं, अगर नहीं है तो इनको ये दे देना सार्थक होगा। इंपीरियल गजेटियर में माने श्रेणी की ऊंचाई 21,686 फीट बताई जाती है। यह तो इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी, पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी। इसमें जो छोटी छोटी चोटियां हैं उनकी ऊंचाई भी 17,000 फीट से अधिक है। कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट से ऊंचे बसे हैं। एक या दो 14,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। वह मध्य हिमालय इसमें स्थित है। इसके पार बाहाँ हिमालय दिखता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। इसमें कई चोटियां 20,000 फीट से अधिक ऊंची दिखाई देती हैं। मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूँ, न इनसे होड़ लगाने के पक्ष में हूँ। लेखक कहता है कि मेरा इन ऊंचाइयों से कोई तात्पर्य है और न ही हिमालय के किसी अन्य चोटियों से इसकी ऊंचाई को मैं साबित करना चाहता हूँ। वह एक बार लोसर में जो कर लिया सो बस। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। कहता है कि जो व्यक्ति इन ऊंचाइयों को नापने जाएगा वो मृत्यु को न्योता देने जाएगा और कुछ भी नहीं। हाँ, कभी कभी उनका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान है, लेकिन कहता है कभी कभार उनको मान मर्दन करना था तो उस पर चढ़ना हम लोगों की शान है। मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियाँ आएँ। कहता है कि मेरा ये मानना है कि देश के कोने कोने से युवक और युवतियाँ यहाँ पर आएँ और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं, फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर चूर करें। कहता है कि हम प्रकृति को लेकर के हमारे मन में जो देश है उसको देख करके अपने आप के अहंकार को नष्ट करें, फिर यहाँ के पर्वत की इन अक्खड़पन स्वभाव को हम नष्ट करें और उस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुव्वत से यौवन में ही प्राप्त होता है। और कहता है कि वो अद्भुत आनंद जो मात्र अपने जीवन काल के यौवनावस्था में अर्थात जवानी के दिनों में प्राप्त होता है उसका बखूबी अनुभव करें, एक एक चीज़ों को महसूस करें। अहंकार का ही मामला नहीं, ये माने की चोटियाँ बूढ़े लमाओं के जाप से उदास हो गई हैं। कहता है कि ये जो पर्वतों की इतनी इतनी चोटियाँ हैं अर्थात वो बूढ़े लमाओं अर्थात बुद्ध अनुयायी होते हैं तो उनके मंत्रों से उदास हो चुकी हैं। युवक युवतियाँ किलोल करें, अर्थात किलोल मीन्स होता है बातचीत, विभिन्न तरह की अटखेलियाँ, विभिन्न तरह के उछल कूद वगैरह वगैरह की बातें करना। विभिन्न तरह की अपनी किलोल एक खेल भी होता है कि विभिन्न तरह के उछल कूद करना, खेल खेलना आदि किलोल करें।
तो भी हर्षित हों, तो वह भी उत्साहित होंगी, वह भी अपने आप में गर्व महसूस करेंगी। अभी तो इन पर स्पीत का अंतर्नाद जमा हुआ है, वह इस युवा अट्ठास की गर्मी से कुछ तो पिघले, यह एक युवा निमंत्रण है। कहता है कि मैं अपनी इस रचना के माध्यम से विश्व के कोने कोने तक लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं उनको अपनी इस रचना से निमंत्रण देना चाहता हूँ कि वह स्पीति लाहौस आएँ और यहाँ की सुंदरता को भोगें, अपने आप में महसूस करें। मैं समस्त भारत के युवाओं को, अर्थात उन युवाओं को जिसमें ये उनके जीवन का, उन युवतियों को जिनमें जीवन के यौवना काल में प्राप्त होने वाले आनंद को, जो यहाँ आकर के और उसमें वृद्धि हो सकती है और वशीभूत हो सकते हैं, मैं उसको याद दिलाना चाहता हूँ। और ऐसे वीरों को जो प्रकृति के आनंदित हैं, प्रकृति को देख करके भोगना चाहते हैं, उसके सुख को देखना चाहते हैं, उसकी सुंदरता को देखना चाहते हैं, वो यहाँ पर आएँ, मैं उसे आमंत्रित करता हूँ। आप स्पीति का एक जिक्र देख सकते हैं और वहाँ के जनजीवन देख सकते हैं, घर बार देख सकते हैं। लाहौस की तरह ही स्पीति में भी 2 ही ऋतुएं होती है। कहता है लाहौस में की तरह ही स्पीति में भी 2 ही ऋतुएं होती हैं। कहीं मैंने षड ऋतु का बखान किया है। षड ऋतु मीन्स होता है 6 ऋतुएं, जो वह अभ्यास के कारण यहाँ जून से सितंबर तक की एक अल्पकालिक बसंत ऋतु है। कहता है जून से और सितंबर तक की एक छोटी सी अल्पकालिक वसंत ऋतु होती है। शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। बसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 अंश सेंटीग्रेड और शीत में जनवरी से औसत तापमान 8 अंश रिकॉर्ड किया गया है। औसत से कुछ अंदाज नहीं लगता। वसंत में दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है। शीत में क्या होता है इसकी कल्पना की जा सकती है, कभी रह कर देखा जा सकता है। स्पीति में वसंत लाहौस से भी कम दिनों का होता है। वसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, न हरियाली आती है और न वह गंध होती है। कहता है यहाँ का जनजीवन इतना दुर्गम है, इतना दुर्गम है कि वसंत ऋतु में भी बसंत की जो सुंदरता होती है वो यहाँ नहीं दिखाई देती है। यहाँ ठंडक भी लाहौस से ज़्यादा पड़ती है। नदी नाले सब कुछ जम जाते हैं। कहता है जो जस का तस जिस रूप में है उस रूप में बर्फ हो जाता है और हवाएं तेज चलती है। मुंह, हाथ और जो खुले अंग उनमें जैसे सूल की तरह चुभती है। कहता है शरीर का जो पार्ट खुला रहता है, हाथ, मुंह या जो शरीर का कोई भी ऐसा पार्ट जहाँ से स्किन दिखाई देता है, तो इतनी तेज हवा की बेगें चलती हैं और इतनी ठंड वो होती हैं कि जैसे कोई कांटा चुभाता है, उस भांति हमको प्रतीत होता है। स्पीति में लाहौस से भी कम वर्षा होती है। कहता है स्पीति में लाहौस से कम बारिश होती है। मध्य हिमालय मानसून की पहुंच के परे है। यहाँ बरखा बहार नहीं। कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ा। कहता है कालिदास की एक रचना है ऋतु संहार, उसमें उन्होंने समस्त ऋतुओं का वर्णन किया है और ऋतुओं की महत्ता को दर्शाने का कार्य किया है। तो कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है, यह वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। कहते हैं उनके ऋतु संहार में वर्षा का जो वर्णन उन्होंने किया है वह इस रूप में, प्रिय जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ। कहते हैं कि प्रिय जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकती हुई बिजलियों की झाड़ियों को फहराता हुआ और बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ यह कामीजनों का प्रिय प्रवास, प्रिय पावस रजाओं का सा ठाट बाट बनाकर आप पहुंचा है। वसंत ऋतु के अपने षड ऋतुओं का वर्णन करते हुए और वसंत ऋतु की जो तुलना करते हैं वह विभिन्न तरह से अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। यह पावस, कहते हैं कि यह पावस मीन्स क्या होता है, वर्षा ऋतु। तो कहते हैं कि यह पावस यहाँ नहीं पहुँचता है। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है, हिमालय की इन मध्य की घाटियों में नहीं। मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य लाहौर स्पीति के नर नारी समझ भी पाएंगे या नहीं। वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है। वह यह जानते नहीं कि बरसात में नदियाँ बहती हैं, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिघाड़ते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं। अपने प्यारों से बिछुड़ी हुई स्त्रियां रोती कल्पती हैं। जो स्त्रियों का अपना प्यार बिछुड़ चुका होता है वह इस दौरान बहुत अपने आप को वियोगावस्था में महसूस करती हैं। मोर नाचते हैं और बंदर चूप मारकर गुफाओं में जा छिपते हैं। अगर कालिदास यहाँ आकर कहें कि
अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली, स्त्रियों का जी खिलाने वाली, पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु आपके मन की सब साधे पूरी करे, तो शायद स्पीति के नर नारी यही पूछेंगे कि यह देवता कौन है, कहाँ रहता है। कहते हैं अगर वहाँ के इसके विषय में बताया जाए और ऋतु की महत्ता को बताया जाए, जिसको स्पीति के नर नारी नहीं भोगे हुए हैं, वे शायद यही कहेंगे कि ये देवता कहाँ रहते हैं, किस रूप में रहते हैं, किससे हम देख पाएंगे और यहाँ क्यों नहीं आता। स्पीति में कभी कभी बारिश होती है। वर्षा ऋतु यहाँ मन की साध पूरी नहीं करती, धरती सूखी ठंडी और बंध्या रहती है। स्पीति का जो बारिश बड़ा कम होता है, वहाँ पे कभी कभार संयोग ऐसा देखने को मिलता है। वहाँ की जो धरती है वह सूखी होती है, ठंडी होती है, बंध्या एकदम बंजर भूमि की भांति होती है, कभी कोई नमी उसमें नहीं पाया जाता है। स्पीति में साल में एक फसल होती है। कहता है पूरे साल के 12 महीनों में स्पीति में एक फसल उगाई जाती है। स्पीति मुख्य फसलें हैं 2 किस्म का, जौ गेहूँ, मटर और सरसों। कहता है सिर्फ 2 फसलें, जौ या गेहूँ, मटर या सरसों। इनमें भी जौ मुख्य है। सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले हैं या उन पर बनाए गए पुल। कहता है पहाड़ों से जो नाले नीचे की तरफ बह रहे होते हैं वो सिंचाई के साधन के रूप में प्रयोग होते हैं। या नदियाँ पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती हैं। स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम में नहीं आता। स्पीति में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है। कहता है स्पीति नदी का जो तट है वो बहुत चौड़ा है, इसका पानी इतना पतला है, छितरार के रूप में फैला होता है, जैसे कोई काम में नहीं लिया जा सकता। जैसे दामोदर नदी आप बंगाल में बहती है, दामोदर नदी की खासियत है कि वो सीधे घुटने के नीचे तक पानी होगा और बहुत दूर तक होगा, बहुत दूर तक होगा, फैला रहता है। वैसे स्पीति का है। या फिर पानी का कोई और स्रोत पहुंचाया जाए। स्पीति में कोई फल नहीं होता, मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी वगैरह के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते, इसलिए स्पीति विशेषकर नंगी और वीरान है। वर्षा एक घटना है, एक सुखद संयोग है। हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे तो लगा कि कोई खिड़की खड़खड़ा रहा है। कहता है जो वहाँ के लेखक के ठहरने का स्थान था वो काजा का बंगला था। तो कहता है कि जब मैं वहाँ गया तब वहाँ मैं गेस्ट हाउस उसको कह सकते एक तरह से कि यात्रियों के ठहरने के लिए बनाया गया था। तो जब मैं रात को उसमें सो रहा था तब मैंने देखा कि रात को ऐसा महसूस हुआ कि कोई खिड़की खड़खड़ा रहा है। आधी रात का पिछला पहर है, इस समय कौन है। और मन ही में जैसे आँख खुली तो मैं सोचा आधी रात का पिछला पहर है और इतनी भयावह रात में भला इस निर्जन स्थान में कौन हो सकता है। लैंप की लौ तेज की, खिड़की का एक पल्ला खोला। कहता है कि लैंप लेकर मैंने बिस्तर से उठा और अपने लैंप इस लालटेन होती है, तो वहाँ बिजली वगैरह की भी सुविधा नहीं है, तो लालटेन आज से लोग अपना जीवन यापन करते हैं। तो कहता है कि जैसे लालटेन मैंने तेज की और खिड़की का एक पल्ला खोला देखने के लिए कि कौन है इतनी रात में, तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीलने लगा। कहता है इतनी भयावह और इतनी तीखी हवा का झोंका था, इतना ठंडा था, जैसे ऐसा लगा कि पल भर में हमारे जो चेहरे के स्किन है वो खत्म हो गए हों। मैंने पल्ला भिड़ा दिया, उसकी आड़ से देखने लगा, देखा कि बारिश हो रही है। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था। और स्पीति में बारिश अपने आप में बहुत बड़ा संयोग होता है। कभी कभार ऐसा अवसर होता है कि स्पीति में बारिश होती है और जब बारिश होती है तब वहाँ के लोग बड़े उत्साहित होते हैं, बहुत ही आनंद पूर्वक से खुशी खुशी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही थी, दूंग छेन को हवा बजा रही थी,
महाशंखी ध्वन घाटी में तैर रही थी। स्पीत की घाटी में वर्षा हो रही थी। कमरे में ठंड बढ़ रही थी। मैं बिस्तर पे पड़ा पड़ा मालूम नहीं कब सो गया। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्पीत के लोग कह रहे हैं कि हमारी यात्रा शुभ है। स्पीत में बहुत दिनों बाद बारिश हुई है। लेखक कहता है कि ऐसा मैं चाय पीते हुए लोगों को बातचीत के दौरान सुना कि मेरा यहाँ जो आगमन हुआ है वह बड़ा शुभ प्रतीत होता है। बड़ा अच्छा लोगों को महसूस हुआ कि बड़ा कम लोगों के आने पे ऐसा होता है, और मेरे जाने पर स्पीत में बारिश हुई, इसलिए लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ बड़ी खुशीपूर्वक हमसे मिले और हमारा मान सम्मान किए, और मेरा भी स्पीत जाना सफल रहा। इस तरह से लेखक अपनी यथावत चीज़ों को वर्णित करता है। और आपको भी जीवन में कभी अवसर मिले, कभी समय मिले, या आप प्रकृति प्रेमी हों, इस संसार की सुंदरता को देखना चाहते हों, तो जीवन के इस व्यस्तता भरे पलों से अवश्य समय निकालिएगा। और ऐसे प्राकृतिक नहीं स्पीड तक पहुंच पाइएगा तो अपने समीपवर्ती, अपने निकटवर्ती जो स्थान हैं, जो ऐसे प्रकृति की सुंदरता को आज भी सजोए हुए हैं और जिसके रख रखाव की व्यवस्था हम मानवों की है, उसको बरकरार रखते हुए आप उस जगह को देखिएगा, महसूस करिएगा, उसके सुख को भोगिएगा आदि चीज़ों का बताने का लेखक कार्य करता है और जन जन तक पहुंचाने का कार्य करता है, और भारतवर्ष के समस्त व्यक्ति को प्रकृति प्रेमी होने की एक सीख देता है। धन्यवाद।